हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा, आज की क्लास रहने वाली है एचपीजी के बोर्ड पे ऑलरेडी आपको लिखा हुआ देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में करेंगे एचपीजी के में हम बात करेंगे। आज मैं सोच रहा था आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊँ। 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बेसिक आपको पता होने चाहिए और जो आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। टेट, पुलिस, टीजीटी, जेबीटी, जेओ, पटवारी, आपका एचपीयू एंट्रांस, जेबीटी एंट्रांस की बात करें या फिर जेबीटी कमीशन, जेबीटी टेट, टीजीटी कमीशन, टीजीटी टेट। इसके अलावा आपके एचपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे क्लर्क, जेओ, जितने भी आपके एग्जाम है एचपीपीसी हमीरपुर बोर्ड द्वारा और एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड और एचपीपीएससी यानी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, एलाइड एचएस वगैरह के जितने भी आपके एग्जाम है, इस सभी में ये क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। बेसिक से हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948। अब आप कहेंगे कि इतना आसान क्वेश्चन आपने शुरू में करवा दिया, तो आप सोचेंगे कि वीडियो को छोड़ देते हैं। तो ये आपका अपना घाटा है। इसके बाद मैं आपको जो जितनी हिस्ट्री आपको बताने वाला हूँ कि मैंने क्यों कहा हिमाचल प्रदेश का जो गठन कब हुआ। हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? 1948 को इसका गठन हुआ था। तो गठन के साथ जो कितने जिले अस्तित्व में आए थे? 4 जिले। तो ये आप नोट डाउन कर लेना। अभी देखो, मैं आपको जिले बता रहा हूँ, फिर मैं आपको क्षेत्रफल भी बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि विधानसभा की कितनी उस समय सीटें थी, फिर मैं बताऊंगा कि केंद्र शासित जो है मुख्य आयुक्त के अंतर्गत था तो कितने मुख्य आयुक्त बने। उसके बाद 51 में जो है आपका 51 तक के मुख्य आयुक्त केंद्र के उसमें रहा। उसके बाद जो है गृह राज्य का इसको श्रेणी दी गई। उसके बाद 1966 में किस तरह जो है आपका ये पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ मिलकर जो है इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। सारी बात करें डिटेल में, बस बेशर्ते आप जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहे। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में आया 4 जिलों के साथ में। कौन कौन से थे? पहला था आपका महासू, फिर आपका उसके बाद चंबा रख लिया, उसके बाद मंडी और लास्ट में हम लिखेंगे सिरमौर। ठीक है, ये 4 जिले थे आपके और इन सभी चारों जिलों के साथ जो हिमाचल प्रदेश जो अस्तित्व में आया था 1948 में, 15 अप्रैल 1948 में। उस समय जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल था 27,018 वर्ग किलोमीटर। साथ साथ लिख लेना, ये चीजें आपको जो है किताब में बहुत कम देखने को मिलती है। 27,018 वर्ग किलोमीटर के साथ ये आपका अस्तित्व में आया था। इसके बाद जो है इसको जो है किसके अंतर्गत लाया गया? मुख्य जो आपके केंद्र शासित मुख्य आयुक्त के अंतर्गत जो इसको लाया गया। और कब तक रहा? 1948 से 1951 तक ये था आपके मुख्य आयुक्त के अंतर्गत रहा। ये केंद्र शासित मुख्य आयुक्त। 3 आयुक्त बने थे इसमें आपके। पहले थे आपके एनसी मेहता आपके मुख्य आयुक्त थे। उसके बाद ईपी मोन, ये आप ऐसे ही याद रख लेना। और तीसरे थे आपके भगवान सहाय। इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको याद करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो आपके जो है 1948 से 49 आपके कौन रहे थे? एनसी मेहता। उसके बाद आपके 49 से 50 ईपी मोहन और 50 से 51 आपके भगवान सहाय। तो 3 मुख्य आयुक्त थे, इंपॉर्टेंट है तीनों। आपको अभी लग रहा है मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, मुझे काफी समय बाद जो है इन तीनों के नाम याद हुए। तो आपने याद रखना 1948 से 51 तक जो हिमाचल प्रदेश आपका केंद्र शासित मुख्य आयुक्त के अधीन था और ये आपके 3 मुख्य आयुक्त इसमें रहे थे। अब वापस आते हैं महासू जो कि 8% आपका है शिमला जिला। चंबा की अगर हम बात करें, चंबा की महासू से बाद में जो एक जो अलग तहसील भी बनाई गई थी, चीनी तहसील। जो चीनी तहसील वाला जो हिस्सा था उसको जो है बाद में जो है किन्नौर जिला बना दिया गया। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आपका देखने को मिलता है। 1960 के आसपास की बात है। तो ये उसके बाद जो इसको किन्नौर जिले में इसको तब्दील किया गया। अब देखिए, अब मैंने आपको 4 जिले लिखा है। कौन कौन से? महासू जो 8% है आपका, शिमला, ठीक है, चंबा, मंडी और सिरमौर। अब शिमला की अगर हम बात करें तो ये किस में आता है? अब आपने क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले हैं पुराने हिमाचल में आते हैं, कौन से जिले नए हिमाचल में आते हैं। तो सबसे पहले तो आप इन 4 जिलों को याद रख लीजिए, लिख लीजिए हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले जो पुराने हिमाचल में आते हैं। शिमला, चंबा, मंडी और सिरमौर, यानी कि जो 4 आपके स्टार्टिंग में जिले बने थे 1948 में, वो आपके हिमाचल प्रदेश के पुराने जिले में, पुराने हिमाचल में आते हैं। तो ये आप 4 आपको यहीं पे मिल गए। इसके बाद जो है बिलासपुर को 1954 में मिलाया गया।
बिलासपुर 1954 से पहले क्या था आपका, ग राज्य था आपका, ग श्रेणी का ये राज्य था। अब हिमाचल प्रदेश को जो ग श्रेणी का राज्य कब बनाया गया, देखिए 1948 से 51 तक मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित मुख्य आयुक्त के अंतर्गत रहा था, और ये 3 मुख्य आयुक्त मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब 51 से अगर हम बात करें 1956 तक, 1951 से 1956 तक जो हिमाचल प्रदेश जो है ग श्रेणी का राज्य आपका जो है रहा था, ये आपने ध्यान रखना है। अब जो है 1956 से लेकर जो आपका 1971 तक जो हिमाचल प्रदेश क्या रहा, केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए ये आपकी ये वाली बातें मैंने ऑलरेडी बता दी है। अब मैं वापस आता हूँ, वापस कहाँ पे आएंगे, 1954 की अगर हम बात करें तो बिलासपुर को जो है हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया, उससे पहले ये ग श्रेणी का राज्य था। अब कितने जिले हैं आपके पास, शिमला, चंबा, मंडी, सिरमौर, बिलासपुर और किन्नौर। तो ये आपके 6 जिले हैं। इन 6 जिलों को हिमाचल प्रदेश के पुराने हिमाचल में गिना जाता है। तो आपके ओल्ड हिमाचल में कौन कौन से जिले आएंगे, शिमला, चंबा, मंडी, सिरमौर, बिलासपुर और किन्नौर। आपने इतना याद रखना है कि जब तक आपका किन्नौर बना, किन्नौर बनने तक जितने भी आपके जिले हिमाचल प्रदेश में थे वो सभी आपके जो है पुराने हिमाचल में आते हैं। आई होप इतना आसान हो गया आपके लिए समझना कि कौन से आपके लिए पुराने हिमाचल में आएंगे और कौन से आपके नए हिमाचल में आएंगे। तो इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे, अब कहाँ थे हम, 1951 से हम चले के 56 तक जो ग श्रेणी का राज्य बनाया गया हिमाचल प्रदेश को। इसके बाद क्या है, इसमें जो है विधानसभा के सदस्यों की हम बात करेंगे। तो विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य कैसे कैसे बढ़े, कितने कितने बढ़े, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जब शुरू में आपका हिमाचल प्रदेश बना उस समय जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, विधानसभा के सदस्यों की संख्या थी आपकी 36, जो कि आपके बिलासपुर बनने के बाद, जब बिलासपुर आपका 1954 में बना उसके बाद जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर किया गया 41। इस तरह ये निरंतर बढ़ती रही। अगर 8% की हम बात करें, 8% जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 68। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे उसके बाद क्या होता है कि आपका इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहा। इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये बता दिया सारा, केंद्र शासित प्रदेश कब तक रहा, मुख्य आयुक्त कब तक रहा, ग श्रेणी का राज्य कब से कब तक रहा, तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब आता है 1966। अच्छा, सबसे पहले एक और बात मैं आपको बताने भूल गया। वो बात क्या है, बात है आपकी हिमाचल प्रदेश जो आपका है कितने रियासतों से मिलकर बना है। तो ये आपकी 30, तो 30 रियासतों को मिलकर जो है हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया, ये आप याद रख लेना। इसके अलावा इसमें जो 4 पहाड़ी क्षेत्र थे आपके पंजाब के, तो 4 पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये आपके 30 रियासतों से अलग थे, तो 30 रियासतें थी हिमाचल प्रदेश की, और आपकी जो है 4 पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के इसमें मिलाए गए। 27,018 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। 8% की बात करें हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र 55,673 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आप इसको याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8% की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की टोटल जो है 1,170 किलोमीटर आपकी जो है सीमा लगती है, या फिर दूसरे राज्यों के साथ, और तो जो आपके इंटरनेशनल बाउंड्री भी इसमें ही लगती है, जैसे कि आपका तिब्बत वाला ऊपर वाला रीजन जितना भी रहेगा वो भी इसके अंदर ही आएगा सब कुछ। तो इतना आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे 1966 की। 1966 में क्या होता है कि 1966 में जो आपका 1966 से पहले जो आपका 28,000 के लगभग आपका क्षेत्रफल था, क्योंकि 27,000 जो 18 वर्ग किलोमीटर आपका कब था, 27,000। तो ये था आपका जब हिमाचल प्रदेश बना, उसके बाद बिलासपुर बनाया गया, 28,273 के आसपास का क्षेत्रफल बन गया। 8% मैंने आपको बता दिया कितना है, 55,673, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब है कि 1 नवंबर 1966 को क्या है, पंजाब का जो है पुनर्गठन किया गया, और बाकी हिमाचल प्रदेश में जो पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाया गया। तो कब मिलाया गया, 1 नवंबर 1966 को। किसकी अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में इसको मिलाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसको भी हम वापस छोड़ देते हैं। अब वापस आते हैं, एक क्वेश्चन आपका था ये आपका 1948 का हिमाचल दिवस कब बनाया जाता है। तो इसके ऊपर आपके इतने सारे क्वेश्चन आपके जो है बन गए हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहता है, उसके अनुसार ही चलेंगे, नहीं तो आपका जो है एरिया काफी बड़ा चला जाएगा अगर हम सिस्टम से नहीं चलेंगे। अगला प्रश्न आपके पास, 1966 से पहले ऊना किस जिले में था। तो ये था आपका होशियारपुर में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी भाषा की लिपि क्या थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है। पहाड़ी भाषा की लिपि क्या थी, ये क्वेश्चन आपको मैंने शायद पिछली वीडियो में करवाया है, और साथ में मैंने ये भी बताया था कि अभी जो 13 दिसंबर 2020 हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका नाम दिया गया था, जो पहाड़ी भाषा की लिपि है, पहाड़ी भाषा की लिपि क्या है, उन्होंने नाम दिया था कि टांकरी क्या है। ये क्वेश्चन था कि टांकरी क्या है। अब देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछिए, टांकरी क्या है, तो टांकरी क्या है, एक लिपि है। बार बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, याद भी हो जाएंगे। टांकरी एक लिपि है, किसकी लिपि है, पहाड़ी भाषा की, पहाड़ी भाषा की। तो ये क्वेश्चन आपका टेट में दिखा गया है। अब जो इस नोट्स में मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन बच्चों को करवाया था, तो जिन्होंने ये आपका देखा होगा तो वो ऑलरेडी सही करके आए होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन था कि पहाड़ी भाषा की लिपि मैंने कैसे करवाया था कि पहाड़ी भाषा की लिपि क्या है, तो पहाड़ी भाषा की जो लिपि क्या है ये करवाया था मैंने टांकरी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि टांकरी क्या है, नीचे दे दिया गया था लिपि है एक तरह का, पता नहीं क्या क्या, 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन था कि टांकरी क्या है, टांकरी एक लिपि है, लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं था कि टांकरी किसकी लिपि हो सकता है आने वाले एग्जाम में ऐसा कुछ देखने को मिले कि टांकरी एक लिपि है, तो किसकी है, पहाड़ी भाषा की, हिंदी भाषा की, संस्कृत भाषा की, उर्दू भाषा की। क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के इसमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए वापिस चलते हैं, वापिस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, कहलूरी किस क्षेत्र की भाषा है। क्वेश्चन आपके पास कहलूरी किस क्षेत्र की भाषा है, तो कहलूरी किस क्षेत्र की भाषा है, यह है बिलासपुर की। तो बिलासपुर की जो भाषा है वो कहलूरी है। बिलासपुर क्षेत्र की भाषा क्या है, कहलूरी है। अब आपने बिलासपुर से याद रखना है कि बिलासपुर में एक जो मेला लगता है, साथ साथ आपको बता देता हूँ, बिलासपुर में एक मेला लगता है बड़ा प्रसिद्ध है, नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेला जो है कहाँ लगता है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के जो है बिलासपुर क्षेत्र में लगता है नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेला क्या है, यहाँ पे पशुओं का जो है व्यापार किया जाता है, पशुओं का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है। ये भी आपने ध्यान रखना है। कहाँ लगता है, ये लगता है बिलासपुर के नलवाड़ी में, इसके लिए नाम पड़ा नलवाड़ी मेला। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बिलासपुर का जो नलवाड़ी मेला वो किसने शुरू किया था, वो क्या था, गोल्डस्टीन। ये आपने याद रखना, गोल्डस्टीन ने आपका ये शुरू किया था, और ये गोल्डस्टीन ने कब शुरू किया था, ये भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 1889। जो मैंने 1000 क्वेश्चन की आपको सीरीज करवाई है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लेना, अलग से एक फोल्डर बना है, उसमें मैंने आपको बार बार बताया कि जब आपके पास ये डेट याद आए 1889, तो आपने एक और डेट याद रखनी 1887, यानी कि 1887। 1889 को क्या हुआ था, नलवाड़ी मेला लगा था। आपके नलवाड़ी मेले का जो आरंभ किया गया गोल्डस्टीन द्वारा किया गया 1889 में। 1887 से मैंने आपको याद रखने को कहा था, आपका जो है रिज के ऊपर जो आपका एक गेयटी थिएटर है, शिमला की अगर बात की जाए गेयटी थिएटर, तो जो गेयटी थिएटर है उसका जो आरंभ कब किया गया, तो 1887 को। 2 क्वेश्चन आपने साथ में हमेशा याद रखने, 1889 और 1887। 1889 को आपका जो नलवाड़ी मेला लगा था, गोल्डस्टीन ने शुरू किया बिलासपुर में। बिलासपुर की अगर भाषा की बात करें, कहलूरी यहाँ की ये लैंग्वेज है, ये भी आपने ध्यान रखना है। 1889 में इसका जो शुरुआत हुई। उसके अलावा 1887 से आपने याद रखना है गेयटी थिएटर शिमला। तो गेयटी थिएटर शिमला जो पहली बार कब खुला, तो ये खुला था 1887 को। ये आपकी जो है, ये जो आपकी विक्टोरिया थी उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसको खोला गया था। पहला जो इसमें नाटक लगा था टाइम विद टेल, तो टाइम विद टेल ये इसमें जो है नाटक चलाया गया था पहला। इसको भी याद रखना, कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी आपका देखने को मिलता है। शिमला में हम आ गए, शिमला की जब हम बात चल रहे तो शिमला का जो रिज मैदान है, रिज मैदान की हाइट कई बार पूछी जाती है 2206 मीटर, 2206 मीटर, या कई जगह 2000 आपका, माफ कीजिए मैंने 20,000 लिख दिया। तो शिमला की जो हाइट है, मैं यार अभी हाइट बता रहा हूँ आपको सिर्फ रिज मैदान की, क्योंकि आपका जो गेयटी थिएटर है रिज मैदान के बिल्कुल जो है नीचे है, यानी कि आप इसको ये मान के चलिए गेयटी थिएटर आपका कहाँ है, रिज मैदान पे है, माल रोड पे है आपका गेयटी थिएटर। इसके स्थापना 1887 को रिज मैदान की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसकी हाइट भी देख लेते हैं, 2206 मीटर इसकी हाइट है। कई जगह है 2000 आपकी 210 मीटर भी दिया होता है, तो ये दोनों एक ही है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसके अलावा शिमला में एक और पर्यटक स्थल है आपका बड़ूक, 1460 मीटर उसकी हाइट है, इसको भी अगर याद रख सको तो रख लेना। इसके अलावा आपका जाखू मंदिर है, जो कि रिज से आपको सीधा डायरेक्ट देखने को मिलता है, 2150 मीटर उसकी हाइट है, अगर आप याद रख सको तो रख लेना। बाकी एक बार इसको आप क्रॉस चेक कर भी जाकर 2450 मीटर इसकी हाइट है, एक बार आप क्रॉस चेक इसको करना चाहे तो क्रॉस चेक भी आप इसको
कर सकते हैं। तो चलिए वापिस चलते हैं। नहीं तो शिमला में कुछ है चेटविक झरना भी है, इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने याद रखना है। बाकी जो जो आपका मुझे याद आता रहेगा मैं आपको बताऊंगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज जब हम करेंगे तो आपका शिमला पूरा डिस्ट्रिक्ट हम करेंगे। वैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑलरेडी करवाई भी है वीडियो, अगर आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो देख सकते हैं। साथ ही जो है मैं लिंक दे दूंगा, अगर आप शिमला का डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देखना चाहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें मैंने आपको बताया है, आपके आने वाले एग्जाम में वो काफी हेल्पफुल रहने वाले। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, ज्वालामुखी मंदिर पर किसने सोने का छत्र चढ़ाया? तो ये किसने चढ़ाया था? अकबर और जोधा ने। डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको डायरेक्ट आप याद रख लीजिए और आपको ज्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, शिमला जिले में रुमाल कला प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? शिमला जिले में, किस जिले में रुमाल कला प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन पूछा गया और मैंने ये पिछली वीडियो में करवाया है। तो चंबा का जो है रुमाल आपका प्रसिद्ध है। चंबा में ही एक जगह है जिसका नाम है शापरा। तो शापरा क्यों प्रसिद्ध है? शापरा आपका प्रसिद्ध है बर्तन कला के लिए। तो बर्तन कला के लिए प्रसिद्ध है आपका शापरा, तो ये भी आपने याद रखना। इस तरह के क्वेश्चन जो आपके देखने को मिलते हैं कि ये शापरा क्यों प्रसिद्ध है, ये बर्तन कला के लिए प्रसिद्ध है या बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है, इस तरह के क्वेश्चन आपके जो एलाइड में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ है? तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ है? ये अंद्रेटा यानी कि कांगड़ा। तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ है? अंद्रेटा कांगड़ा में। डायरेक्ट इसको आप लिख लीजिए। अगला प्रश्न है आपके पास, लिटिल मेमोरियल। लिटिल मेमोरियल कहाँ है? लिटिल मेमोरियल, लिटिल मेमोरियल है ये। तो लिटिल मेमोरियल कहाँ है? तो ये आपका है नाहन में। नाहन कहाँ है आपका? नाहन है आपके सिरमौर में। अब ये लिटिल मेमोरियल क्या है? जो आपकी लॉर्ड रिटन जब आपकी शिमला आई थी तो उनकी जो स्मृति में लिटिल मेमोरियल बनाया गया। तो ये कहाँ बनाया गया? आपके नाहन में। अगर आप नाहन गए हो तो नाहन बस स्टैंड में जो आपका गेट बना है, इंडिया गेट बना है, उसको उसके नीचे आपके जो है वहीं पे लिटिल मेमोरियल उसको ही कहा जाता है। उसके नीचे वहाँ पे एक तोप सी रखी है, उसको ही कहा जाता है। आप अगर गए हो तो आपको पता होगा। जितने सिरमौर से कमेंट करेंगे जरा सिरमौर से आपके कौन कौन है। तो जब आपके नाहन आए थे लॉर्ड रिटन कौन है? लॉर्ड रिटन ने एक काम किया था, अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, अगर आपने सुना होगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में किसने चलाया था? लॉर्ड रिटन में। और बाद में इसको जो समाप्त किया था किसने किया था? रिपन ने। तो लॉर्ड रिपन ने जो बाद में इसको समाप्त कर दिया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जाकर इसको जरूर देखना। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है? अगर मैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आपको डिस्क्राइब कर दूं तो ये एचपीजीके से आपकी है, इंडियन जीके की वीडियो बन जाएगी या फिर क्लास बन जाएगी, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, पर आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ है? तो भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ है आपका? ये चंबा में है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ बताया मैंने? तो ये बताया था अंद्रेटा कांगड़ा में। और ये है आपका भूरी सिंह संग्रहालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रोरिक आर्ट गैलरी ये आपके नगर कुल्लू में है। ये तीनों क्वेश्चन, शोभा सिंह आर्ट गैलरी अंद्रेटा, उसके बाद है भूरी सिंह संग्रहालय चंबा, और उसके बाद है आपके रोरिक आर्ट गैलरी, तो ये कहाँ है? आपके नगर यानी कि कुल्लू में है। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो में हम यहीं तक करने वाले हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा और साथ ही बताइएगा आपको वीडियो क्लासेस कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो कंटिन्यू से रखेंगे, अगर आपको नहीं लग रही है तब भी आप बता दीजिएगा। पर एक रिक्वेस्ट है, अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।